आज हम जो एजुकेशनल थिंकर्स है इसमें गांधी जी के जो उन्होंने करिकुलम का कॉन्सेप्ट दिया है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मेथड्स ऑफ टीचिंग जो इन्होंने बोली हैं और टीचर का क्या रोल है एक बच्चे की लाइफ में, और डिसिप्लिन जो इन्होंने बोला है, वुमेन एजुकेशन जो है, और आपका रिलीजियस एजुकेशन और को एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या बोला है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ हैं जो हम कंप्लीट करेंगे इसमें। और ये हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम इसका सिर्फ आइडिया लेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला है, इनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, और हमें जो टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए, और मेथड्स कैसी होनी चाहिए हमारी टीचिंग की। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बताती हूँ, आप ये अगर हो सके तो आप नोट डाउन कहीं पे कर लो, और एग्ज़ाम में आप फिर यही आप अपने हिसाब से जो आपने समझा है वो आप अपने वर्ड्स में लिखना। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि जो हमें बुक में दिया है हमें एज़ इट इज़ वही याद करना है, हमें वही लर्न करना है। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत किया करो, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, ये गलती नहीं है। इसमें क्या होता है ना, इससे आपका एक तो आपको फिर बोरिंग लगता है पढ़ना, और आपको लगता है जो जो जैसा दिया है मुझे वैसा ही करना है तब भी मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसा नहीं होता है, आपको जैसे आपको बस समझना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखो, तभी टीचर को भी लगेगा हाँ मेरे बच्चे को समझ आया है, मतलब जो स्टूडेंट है उसको समझ आई ये चीज़ें। आप अगर रट्टा करोगे उससे ना आपका फ़ायदा होगा ना किसी और का फ़ायदा है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो आप उसको अपने हिसाब से एक बार उसको रीड किया करो, फिर उसको खुद को अगर आप समझा सको ना खुद को समझाया करो, और वो अपने हिसाब से कहीं पे लिख दिया करो। फिर आप देखना वो आपको बहुत टाइम तक नहीं भूलेगी वो चीज़ें। ठीक है, देखो करिकुलम में गांधी जी क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं करिकुलम में कि बेसिक क्राफ्ट, यानी जो हमें बच्चों को जो है जो बेसिक क्राफ्ट है, मतलब क्राफ्ट में यहाँ पे ये मतलब है कि जो चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे कि हम कपड़े सिलना सिखाना है बच्चों बच्चों को, हमें स्पिनिंग सिखानी है बच्चों को, कैसे धागा बनाते हैं, लकड़ी से हम कैसी चीज़ें बना सकते हैं, कैसे हम मेटल जो होता है ना लोहा वगैरह उससे हम कैसे चीज़ें बना सकते हैं, लेदर का काम बच्चों को सिखाना है, गार्डनिंग जो होती है ना, जो अब गार्डन होते होंगे आपके घर पे वहाँ पे आप कैसे फूल लगाना या बाकी जो काम होते हैं ना गार्डन के वो सारे बच्चे को आना चाहिए, एग्रीकल्चर जो होता है खेती बाड़ी, ऐसी जो चीज़ें हैं हमें करिकुलम में डालनी चाहिए ताकि हम बच्चों को पहले से ही ये चीज़ें सिखाएं और वो सोसाइटी में फिर ये चीज़ें आगे जाके कर सके और उसको इंटरेस्ट आए इन चीज़ों में। ठीक है, ये चीज़ बताते थे कि हमें बच्चों को जो है क्राफ्ट, जो बेसिक क्राफ्ट जो है वो हमें अपने करिकुलम में डालना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, ये बोलते थे जो ब्रेन है वो हमें अगर एक बच्चे के ब्रेन को जो एजुकेट करना है वो उसके हाथ से कराना है। ठीक है, ना कि वो पढ़ रहा है वो नहीं करना है, बल्कि उसके हाथ से वो चीज़ें खुद करे। जब वो खुद करेगा प्रैक्टिकली करेगा तो उसको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट। मदर टंग, दूसरा इनका दूसरा पॉइंट था कि मदर टंग यानी हमें जो बच्चे की जो मदर टंग है, जैसे कि अगर आप में से कश्मीर की अगर मैं बात करूँगी, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कश्मीरी बोलते हैं, तो इनके हिसाब से कि हमें अगर उस बच्चे को पढ़ाना है उसको कश्मीरी जो उसके घर पे जो बोली जाती है बचपन से जो उसी लैंग्वेज बोली है उसी लैंग्वेज में उसको जो बेसिक एजुकेशन है स्टार्टिंग की वो हमें उसको यहाँ पे उन्होंने बेसिक तो नहीं बोला है लेकिन हमें उस बच्चे को उसी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। जैसे कि देखो हमें जैसे कि इंग्लिश में पढ़ाया गया है या हमें उर्दू, हमें लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे मुझे अपना याद है इंग्लिश भी पढ़ाई गई, कश्मीरी भी पढ़ाई गई थी और उर्दू भी, है ना। तो लेकिन ये बोलते हैं कि हमें बच्चे को जो उसकी लैंग्वेज मदर टंग है उसी में उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो वो था इनका, जो उसकी मदर टंग का मतलब है कि जो बचपन में उसी जो उसकी लैंग्वेज जो घर पे वो बोलता है उसी लैंग्वेज में हमें पढ़ाना चाहिए उस बच्चे को, जो भी आप सब्जेक्ट उसको पढ़ा रहे हो तभी उसको वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएगा। अगर आप किसी और लैंग्वेज में उसको पढ़ा रहे हो उसको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, और वो अपने फिर वो आगे उससे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उसके बाद ये मैथमेटिक्स के बारे में क्या बोलते हैं, ये बोलते थे कि बच्चे को जो है हमें न्यूमेरिकल और जो जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें क्राफ्ट के साथ उसको कनेक्ट करना है और कम्युनिटी लाइफ जो है हमारी उसके साथ कनेक्ट करना है और बच्चे को पढ़ाना है। देखो जैसे आप रोज़ अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करते हो, जैसे कि आप बाज़ार जाते हो फिर चीज़ें खरीदते हो, है ना, वहाँ पे बेसिक मैथ्स का तो आपको उसकी तो हेल्प लेनी पड़ती है ना, कि आप देखते हो कि अच्छा मैंने ये सामान लिया ये कितने का हुआ मेरे पास, अच्छा इतने पैसे हैं मैं कितना इसमें से माइनस करूँगा, तो फिर मेरे पास कितना बचेगा, फिर मैं उसका क्या करूँगा। मतलब हो रहा है ना कि मैथ्स का आप ले रहे हो अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो
वही था इनका कि हमें बच्चे को ऐसे मैथ सिखाना है कि वो अपनी जो उसकी कम्युनिटी लाइफ है उसमें उसके साथ वो कनेक्ट करके पढ़ पाए, ना कि उसके लिए जो है वो बोरिंग बन जाए मैथ्स, है ना, वैसे नहीं हमें उसको पढ़ाना है। और यहाँ पे बोलते हैं, इसके साथ साथ ये बोलते हैं जो बच्चा है उसको जो जो उसका गांव है, टाउन है, कंट्री है, उसमें जो भी उसकी इकोनॉमिक जो हैं चीज़ें वो उसको समझ आ जाएं, ठीक है, तभी समझ आएंगी जब हम उसको बेसिक जो मैथ्स वगैरह है वो पढ़ाएंगे, तभी उसको अपनी जो विलेज की इकोनॉमी वगैरह है उसके बारे में समझ आएगा। उसके साथ साथ हमारे सोशल स्टडीज़ के बारे में भी ये बोलते हैं कि हमें बच्चे को जो सोशल स्टडीज़ जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह हैं, ये भी हमें बच्चे को पढ़ानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, उससे उसे ये चीज़ें समझ आएंगी कि उसका कल्चर कैसा है, उसकी फैमिली कैसे काम करती है, उसकी फैमिली के बारे में उसको समझ आएगा, उसको अपने स्टेट, कंट्री, नेशन के बारे में समझ आएगा, और उनके आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में उसको समझ आएगा। उसके साथ साथ जनरल साइंस के बारे में बोलते थे कि जो जनरल साइंस है, जैसे जैसे आप बॉटनी पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते हो, ये ना बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, प्लांट किंगडम जो आपका होता है ना, कि अलग अलग किस्म के प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। जूलॉजी में आप एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ते हो, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो। केमिस्ट्री, हाइजीन, एस्ट्रोनॉमी जो है, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को पढ़ानी है, ताकि उसको जो हो एक इंटेलिजेंट, आगे जाके एक इंसान इंटेलिजेंट बने, और वो साइंटिफिक उसका जो उसके अंदर आउटलुक जो है वो डेवलप हो जाए। उसके साथ साथ ये ड्राइंग और म्यूज़िक भी बोलते थे कि हमें बच्चे की अगर इमेजिनेटिव जो फैकल्टी है इसके माइंड की, अगर उसकी इमेजिनेशन को हमें बढ़ाना है, तो हमें जो आपका ड्राइंग और म्यूज़िक है वो भी अपने जो करिकुलम है उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ ये बोलते हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के बारे में क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी आप समझो ये दो वर्ड से बना है ना, तो ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, हिंदी और उर्दू। जब इन दोनों लैंग्वेज को हम, जैसे देखो आप और मैं भी जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, आप देखोगे हम जो उर्दू बोलते हैं हम प्रॉपर उर्दू नहीं बोलते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि हिंदी से भी लिए गए हैं, है ना। जब आप मुझे भी सुनोगे आप देखोगे मैं पूरी या अच्छी तरीके से उर्दू बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, उसमें बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स भी हैं। वैसे मैं हिंदी अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रही हूँ, उसमें उर्दू के वर्ड्स होते हैं, है ना। तो आप हम देखना, ये मेरे साथ होता है ऐसा, या हमें जैसे पढ़ाया गया है हमें प्रॉपर वो नहीं पढ़ाया, हमें दोनों लैंग्वेजेस को मिला के पढ़ाया गया है। जो लैंग्वेज हम उर्दू जैसे बोलते हैं उसको आप हिंदुस्तानी, या जो हिंदी सॉरी हम बोलते हैं उसको आप हिंदुस्तानी बोल सकते हो। तो ये बोलते थे कि जैसे आजकल हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो नेशनल लैंग्वेज तो नहीं, आप नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बोलोगे आप, लेकिन हिंदी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हो आप, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, एक कोई 22 जैसे लैंग्वेजेस है हमारी इंडिया में, जो ऐसे तो बहुत सारी 1600 के अराउंड जो लैंग्वेजेस है, लेकिन जिनकी हमारे पास स्क्रिप्ट और राइटिंग वगैरह है वो हमारी 22 के अराउंड है। तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो दो हैं। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा इन्होंने नेशनल क्यों इस्तेमाल किया है। नेशनल तो इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं है, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश और उर्दू। तो ये बोलते थे कि हमें क्या करना है, बच्चों को वो बच्चे जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है उनको हमें जो हिंदुस्तानी उस वहाँ पे हमें कंपलसरी बना देनी चाहिए, ताकि वो हिंदी और उर्दू है उन दोनों की हेल्प लेके वो बच्चा चीज़ों को समझ पाए, ठीक है, ताकि नेशनल इंटीग्रेशन हो सके। उसके साथ साथ ये मॉरल एजुकेशन बोलते थे कि हमें जो है एक बच्चे का जो है मॉरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए कराना। तो जिसमें हमें जो है बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे लोगों के साथ रहना है, बैठना है, उठना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो मॉरल एजुकेशन में आपका मॉरल एजुकेशन, सोशल सर्विस, सोशल फंक्शंस वगैरह जो हैं ये सारे आ जाते हैं। तो ये है आपका, ये बोलते थे कि ये सारी चीज़ें हमें करिकुलम में रखनी चाहिए। अब उसके बाद है जो मेथड्स ऑफ टीचिंग जो गांधी जी की हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो गांधी जी थे ना, इनको जो हमारे जो जैसे ट्रेडिशनल जो हमें पढ़ाया जाता है जिस तरीके से, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जैसे जो वर्बल, जो जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, इनको इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। ये चाहते थे कि बच्चे को हम वो ऐसे पढ़ाएं कि वो खुद वो चीज़ें करे, ठीक है, उसको बोले जाएं वो ना हो, जब वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करे वैसी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप बेसिक याद रख लो कि इतना, क्योंकि लंबा आपको लिखना भी नहीं है आंसर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको अगर जो मेन पॉइंट्स है ना यहाँ पे, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आप इतना भी याद कर लेते हो ना, मैं बोलूँगी आपको, वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप इतना याद रटा, तो अगर आप करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप समझ लो कि क्राफ्ट की वो बोलते थे कि एजुकेशन हमें बच्चों को अगर देनी है तो क्राफ्ट के हिसाब से देनी चाहिए, ठीक है, वही यहाँ पे आप रख लेना। तो ये पहला पॉइंट है कि हमें बच्चे को जो है एजुकेट अगर करना है तो हमें क्राफ्ट की हेल्प से कराना है, ठीक है। क्राफ्ट जो मैंने आपको बोला इससे पहले भी, उसमें आपका स्टिचिंग वगैरह आ जाता है, आपका स्विंग वगैरह आ जाता है, आपका सारा जो ना जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, वो सब कुछ, जिससे आप एक तो चीज़ें खुद करो और आगे जाके उससे आपकी कमाई भी हो जाए। तो ये वो चीज़ें बोलते थे। उसके साथ साथ ये यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो है, ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद ये बोलते थे कि जो बच्चे की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, हमें बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है, ना कि किसी और तीसरी या दूसरी लैंग्वेज में ना पढ़ाने के बजाय हमें उसकी मदर टंग में उस बच्चे को पढ़ाना है, तभी वो चीज़ों को अच्छे से, आइडियाज़ को समझ पाएगा, जो टीचर उसको जो समझाना चाह रहा है, जो इमोशन है उसको वो अच्छे से फील कर पाएगा, ठीक है, और एक्सप्रेस कर पाएगा। यहाँ पे बोलते थे एजुकेशन, बच्चे को अगर हमें एजुकेट करना है, उसको एजुकेशन देनी है को रिलेशन जो है मेथड से देनी है, यानी एक मतलब बच्चे को ये नहीं आप हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हो, यहाँ पे हमें हर एक सब्जेक्ट को मिला के बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था। उसके साथ साथ ये बोलते थे कि लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका ये मतलब है कि बच्चे को हमें चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप उसको लर्न कराए जा रहे हो, हमें उसको ऐसे लर्न कराना है कि वो चीज़ें वो खुद करे, पहले वो खुद करे फिर उससे वो सीखे, उसी को वो आप बोल सकते हो एक ट्रू नॉलेज है, ठीक है। बोलते थे कि बच्चा जब खुद चीज़ें करेगा तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा, इसीलिए क्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे ना। ये बोलते थे कि जब बच्चा, देखो जब आप चीज़ें खुद करते हो, क्राफ्ट आपको क्या करते हो, जब आप खुद सीखते हो, पहले आपको टीचर एक बार सिखाता है, जब आप खुद नहीं, जब तक वो करते हो आप सीख पाते हो वो अच्छे से। जब आप खुद करते हो, आप गलतियाँ करते हो और एंड पे फिर एक अच्छा वो क्राफ्ट जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो बना लेते हो, है ना। वो इस चीज़ पे फोकस करते थे। उसके साथ साथ ये बोलते थे लेक्चर, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड, यानी वो तो यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है, वेट, यानी हमें देखो ऐसे पढ़ाना, टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए, पहले वो लेक्चर दे रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको क्वेश्चनिंग करानी चाहिए, मतलब कि बच्चों को क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये या बच्चों को बोलना चाहिए कि अच्छा आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चंस है मुझे पूछो, तो उसके बाद डिस्कशन कराना चाहिए क्लास में, ठीक है, तभी वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है, हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, टीचर आया, आपकी आधे घंटे की क्लास है, वो जल्दी से अपना सिलेबस का ख़त्म कराने के चक्कर में पढ़ाता है, आपको निकल जाता है क्लास से, है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं, कुछ पूछना होता है, वो आप नहीं पूछ पाते हो, आपके पास ना टीचर के पास उतना टाइम होता है देने के लिए, ना आपके पास इतने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उसी में लग जाते हो, है ना। तो आप किसी को क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाते हो, एंड पे जो होता है आपको चीज़ें समझ ही नहीं आई होती हैं। तो इसीलिए बोलते थे कि अगर आप पढ़ाते हो बच्चे को, आपको पढ़ाना है, लेक्चर देना है, उसके बाद क्वेश्चनिंग करनी है, या तो खुद आप बच्चों से क्वेश्चंस करो या बच्चों को बोलो कि मुझे क्वेश्चंस करो, जो भी आपके माइंड में डाउट है कुछ है, और फिर आप उन बच्चों के साथ एक डिस्कशन करो, या आपस में उनका डिस्कशन कराओ, डिबेट कराओ, जिससे वो चीज़ें बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो ये था यहाँ पे। तो उसके बाद रोल ऑफ़ टीचर में ये क्या बोलते हैं, रोल ऑफ़ टीचर में बोलते हैं कि एक टीचर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, उसको एक बच्चे के अंदर, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, मतलब जो क्या सही है क्या गलत है उसमें फ़र्क कराना जो है, एक टीचर का फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चे को एक छोटी एज से ही वो चीज़ें सिखाए, ताकि आगे जाके उसको वो चीज़ें समझ आ जाएं, वो अपने सही जो उसका रास्ता है उससे भटके ना। उसके साथ साथ ये बोलते थे कि टीचर को मॉरलिटी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, यानी क्या सही है क्या गलत है, क्या मतलब उसको एक मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ें नहीं करना, ना खुद करनी है ना अब इंसान, मतलब जैसे आप खुद समझ जाओ कि क्या मैं आपको क्योंकि अब सारा इंसान वैसे बोलेगा तो हर एक के आइडियाज़ अपने अलग अलग होते हैं ना। आपके हिसाब से कुछ टीचर्स ने आपके साथ ऐसे कुछ कुछ बिहेव किया होगा जो कि आपको लगा होगा कि, जैसे देखो मारना हो गया,
मतलब वो भी एक आपको, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे टीचर्स अगर आपको नहीं समझ आता है, बचपन में होता, अब तो वैसा नहीं होता, लेकिन अभी भी मैंने बहुत स्कूल्स की एग्जांपल्स देखी हैं कि टीचर्स हाथ उठाते हैं, जो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। एज़ अ टीचर मैं तो अभी अपने आप को उतना कंसिडर भी नहीं करती हूँ टीचर बोलना, क्योंकि अभी नहीं, मैं उस लेवल पे नहीं पहुँची हूँ, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि नहीं, आप हाथ नहीं उठा सकते हो, किसी आपको कोई राइट नहीं है। अब बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे नहीं मैम, टीचर तो दीदी, टीचर क्या क्यों नहीं, मतलब टीचर है वो हमें सही गलत सिखाता है, वो तो हाथ उठा सकता है। नहीं उठा सकता है, कोई भी आपके आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है, चाहे आप कितना भी कुछ गलत करो। यहाँ पे मतलब पुलिस, अगर अगर लॉ को फॉलो करेंगे ना, यहाँ पे जो अगर प्रॉपर जो लॉ होता है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी हाथ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कोई फॉलो करता नहीं है उसको। अगर असली फ़िलॉसफी में फिर लॉ की जाएंगे, अगर सही कानून को फॉलो करेंगे, वो तक आप पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो टीचर्स तो फिर वही है, मतलब यहाँ पे है कि जो टीचर है उसको मॉरलिटी फॉलो करनी चाहिए, जो जैसे वैल्यूज़ वो फॉलो करेगा ना, जिस तरीके से वो चलेगा, वैसे ही उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो भी वो चीज़ें करेंगे, है ना। उनको फिर समझ आएगा, हाँ हमारा टीचर जो है वो ऐसा है, हमें भी इनकी तरह बनना है ना, एक आइडल आइडल वो बनाएंगे अपने टीचर को। उसके साथ साथ जो है ये बोलते हैं कि जो देखो, टीचर जो होता है रोल मॉडल होता है ना आपकी क्लास में। देखो जब आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में कोई टीचर होगा जो आपको मतलब बहुत अच्छा लगता होगा, टीचर, या जो फीमेल टीचर होंगी या मेल टीचर, आप बोलते होंगे कि एक आपका रोल मॉडल होगा ना, कि मुझे भी बड़े हो के इनकी तरह बनना है। या बचपन में, अब भी फिर आप बड़े हो गए हो कुछ हद तक, लेकिन बचपन में होता होगा बहुत, मतलब कोई टीचर होगा आपकी क्लास में, आपको लगता होगा मुझे इनकी तरह बनना है, आपको बहुत अच्छे लगते होंगे वो टीचर, है ना। तो आप उनको एक रोल मॉडल मानते हो, है ना। तो ये बोलते थे कि उसके जो उसका कैरेक्टर है उस पर कोई डार्क पैच नहीं होना चाहिए, उसके कैरेक्टर पे कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए, है ना, एक जो स्टूडेंट्स है उनके रोल मॉडल पे। तो ही शुड बी इंस्पायर्ड विद द सोशल एटीट्यूड्स। तो उस जो टीचर है उसके वो जो अहिंसा और ट्रुथ से इंस्पायर्ड होना चाहिए। अहिंसा मैंने बोला आपको, नॉन वायलेंस। अभी मैंने जो आपके साथ बात की कि टीचर को कभी हाथ नहीं उठाना है, चाहे आप कितना भी बच्चा गलत करे, हाथ नहीं उठा सकता है वो। तो वही है। और सच, हमेशा टीचर को सच बोलना है, जो उसकी ड्यूटी है उसको प्रॉपरली करनी है। ऐसा नहीं करना है कि वो आपको जो आपको पढ़ाना है वो आपको पढ़ा भी नहीं रहा है टाइम पे, आपको वो अपना चाय पी रहा है, आपकी क्लास जब क्लास होने वाली होती है वो क्लास में ही नहीं होता है, छुट्टियां मार रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी। उसको सच, जो उसकी जॉब है उसको प्रॉपरली करनी है, ताकि वो आपके लिए एक जो है रोल मॉडल बन पाए। उसके साथ साथ वो एक जो है सिंबल ऑफ वैल्यूज़ की तरह उसको मानना चाहिए। वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान होने चाहिए आपकी टीचर, एक यूनिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिनको आप लुक अप टू कर सकें, कल्चर्ड होने चाहिए, उनकी मैंटेलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। जो कि मतलब बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये बोलते थे टीचर वैसा होना चाहिए। एक टीचर, अगर आप उसको रोल मॉडल तभी बना पाओगे जब उसकी एक अच्छी मैंटेलिटी होगी, है ना, मतलब उसकी सोच पाक होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो पोलाइट होने चाहिए, पायस होने चाहिए, पायस होने चाहिए, मतलब साफ़ दिल के होने चाहिए। उनके कैरेक्टर पे कोई मतलब गलत बात ना कोई बोले, मतलब उनके बात करने का लहजा जो है वो अच्छा होना चाहिए। और उनके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, समंदर होना चाहिए नॉलेज का। तो वैसे ये सारा होना चाहिए। वो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जिसको जितनी सारी जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो उसको पता होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट है उसको अगर कोई घर पे प्रॉब्लम है वो उसको कुछ हद तक सॉल्व करे। बहुत सारे बच्चे होते हैं आजकल के टाइम में, बहुत परेशान होते हैं, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, वो स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो तब एक टीचर को उसका गाइड बनना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो उस बच्चे का मेंटल बर्डन है वो कुछ हद तक कम हो सके और वो किसी को अपनी लाइफ में ट्रस्ट कर सके, है ना। और अगर वो बच्चा उस टीचर को ट्रस्ट कर रहा है, उसको वो ट्रस्ट, टीचर को कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, वो एक गाइड होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए जो बच्चों को नॉलेज दे, ठीक है। तो उसमें सारे वर्च्यू होता है कि एक सबसे बड़ा एक अच्छी चीज़, वर्च्यू में आप वही समझो ना, कि सबसे जो आप कोई ऐसी चीज़ जो सबसे ऊपर आप मानो, ठीक है, ऐसा काम जो सबसे अच्छा हो, मतलब आप कोई जो नॉलेज हो या कुछ भी जो सबसे हाईएस्ट ये हो ना,
मुझे वर्ड नहीं आ रहा है बोलना, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। सबसे अच्छा गुड समझो आप, गुड यहाँ पे कि जो सबसे अच्छी बात हो। वर्च्यू में, वर्च्यू आप उन्हीं चीज़ों को बोलते हो जो बहुत पाक होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, जो कभी गलत नहीं हो सकती हैं, वैसा है ना। तो उसके अंदर वैसी चीज़ें होनी चाहिए, और उसको अपने बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें डालनी चाहिए। उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए बच्चे को। उसको अपनी जो ड्यूटी है उसको वो ड्यूटी पूरे मन से, पूरी लगन से करना चाहिए टू द स्टूडेंट्स एंड, और अपने बच्चों के लिए भी वो अच्छे से वो ड्यूटी करना चाहिए। अगर उसने वो काम लिया है वो अच्छे से करे, और अपने गॉड जो खुदा है उसको भी ऐसी चीज़ें ना करे जिससे उसका खुदा उससे ना खुश हो जाए, है ना। जैसे आप कोई भी काम करते हो, आपको हमेशा अपने पूरे मन से करना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ का मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है कुछ, लेकिन आपको, अगर आप कोई काम कर रहे हो वो आपको पूरे मन से करना है ना, ताकि आपका गॉड भी आपसे, खुदा भी आपका खुश हो जाए, और आपके जो जिनके लिए वो आप काम कर रहे हो वो भी खुश हो जाए, है ना। देखो जैसे आपको अपने गॉड को खुश करना है, तब कब आप खुश कर सकते हो, वो हम आपको भी पता है कि जब आप अच्छे अच्छे काम करोगे, आप पूरे मन, पूरे लगन से वो काम करोगे, है ना। आप किसी भी काम में कोताही करोगे तो खुदा को कभी वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, है ना। तो वो है आपके यहाँ पे। तो उसको जो है बच्चों के साथ जो यहाँ पे है अपने बच्चे को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, उसकी हर एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है, उससे उस बच्चे से बहुत प्यार करना है, उस बच्चे से, ठीक है। चाहे वो कोई भी आपका स्टूडेंट हो सकता है, आपको उसको पूरे, जितने भी आपके क्लास में, सबको आपको बराबर समझना है। उसको जितना अगर आप पेरेंट होंगे, एक टीचर जो अगर वो पेरेंट है, उसको अपने बच्चे की, जैसे वो अपने बच्चे से प्यार करेगा ना, उसको बिल्कुल उन बच्चों के साथ भी वैसे ही प्यार करना है, वैसे ही बिहेव करना है ना। तो उसको अपने बच्चों के साथ हार्ट टू हार्ट, मतलब दिल से दिल तक वो एक कनेक्शन जो है अपने बच्चों के साथ बनाना है, और अपने जो बच्चे हैं उनको एंड पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना है कंट्री का, ठीक है। अगर इंसान देखे, अगर एक टीचर के अंदर ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, अगर मतलब हर एक टीचर, बहुत सारी टीचर्स हैं जो ऐसे होते हैं माशाल्लाह से, बहुत सारी टीचर्स हैं, मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि हर एक टीचर में अगर ये क्वालिटीज़ होंगी, आप सोचो कि फिर तो हर एक जो स्टूडेंट है एंड पे वो कितना अच्छा बनेगा, है ना। वो एक यहाँ पे चीज़ है। उसके बाद डिसिप्लिन पे क्या ही बोलते हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे इनके हिसाब से था कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देते हैं सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तब इसी को आप ये डिसिप्लिन बोलते थे, ठीक है। तो ये इनका जो डिसिप्लिन था, ये एक था कि आप अपने आप को भी कैसे मतलब अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे आप अगर आप अपने आप को जब अच्छे से कंट्रोल करना सीख लेते हो, तब भी आप एक सोशल डिसिप्लिन में आते हो, तब भी आप सोसाइटी में ये चीज़ों को अच्छे से जो चीज़ें हैं उनको कर पाते हो, ठीक है। जब अपने आप पे आप काबू रखते हो अपनी चीज़ों पे, तभी एक आप अच्छे इंसान बन पाओगे सोसाइटी के लिए। तो उसके बाद ये बोलते थे कि जो ही असिस्ट दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ अ प्रोडक्टिव सिटीज़न। ये बोलते थे हर एक जो इंसान है ना वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न है। हर एक जो इस दुनिया में इंसान है, एक कंट्री का जो बंदा है, चाहे वो जैसा भी है, वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न है। उसका कोई ना कोई काम वो एक अच्छा करता है, चाहे एज अ वर्कर वो काम करे या एज अ पेरेंट वो काम करे, वो एक सिटीज़न, प्रोडक्टिव सिटीज़न होता है। तो उसके साथ साथ ये बोलते, यहाँ पे बोलते थे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमें एक ऐसा ज़रिया बनाना है जिससे बच्चों के अंदर हम वी फीलिंग ला सके। वी फीलिंग हो गया कि जब देखो, जैसे हम आजकल की सोसाइटी में एक इंडिविजुअल सोसाइटी हो गई है कि मैं अपने बारे में लोग बात करते हैं। ये बोलते थे कि बच्चों के अंदर हमें एक ऐसी फीलिंग लानी है कि वो अपने अपने साथ साथ अपना तो वो सोचे, साथ में जो उसके अराउंड जो बच्चे हैं उनको भी साथ में लेके चले, उनको अपना माने, एक दूसरे को ट्रस्ट करें। वो सारी चीज़ें हमें एजुकेशन के थ्रू सिखानी है, ताकि उनको हम एक यूज़फुल और रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना सके कंट्री का। जो गांधी जी थे ना, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होती है, कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे जो है, ये मैंने आपको जो पहले बोला था ना कि हाथ नहीं उठाना है बच्चों पे, वो इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, ठीक है। जो बच्चों पे हाथ उठाना, बच्चों को सज़ा देनी, अलग अलग तरीक़ों से आप देखोगे बच्चों को, जैसे हमें तो बहुत मार पड़ी है टीचर से, अगर देखा जाए बचपन से, तो मारें तो बहुत खाई हैं हमने, है ना। इंडिया में वो भी, और कश्मीर में अगर बात करेंगे तो बहुत, ये जो इसके ये बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। ये बोलते थे कि अगर आप बच्चे को मार के सिखाओगे वो कभी बच्चा नहीं सीख पाएगा।
तो ये बोलते थे कि ही ऑल्सो स्टेट्स दैट इफ़ द बॉयज़ एंड गर्ल्स डू नॉट लर्न डिसिप्लिन इन देयर स्कूल डेज मनी एंड टाइम स्पेंट ऑन देयर एजुकेशन इज़ नेशनल लॉस। तो ये बोलते थे अगर हमारे जो लड़के लड़कियों को अगर हम स्कूल में डिसिप्लिन, स्कूल के जो दिन होते हैं उनमें अगर हम डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं ना, जो चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन है, सोशल डिसिप्लिन है, अगर हम ये नहीं सिखाते हैं तो आप समझो जो उनकी एजुकेशन पे जितना भी पैसा और टाइम लगाया है वो सारा एक कंट्री का उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। नेशनल यानी एक कंट्री का जो पैसा है वो एक लोगों का जो पूरा ओवरऑल जो टैक्स है वो पानी में चला गया, वो ज़ाया हो गया, ठीक है। तो ये बोलते थे यहाँ पे। तो अब वुमेन एजुकेशन के बारे में क्या बोलते थे यहाँ पे, बोलते थे कि जो इनको इस चीज़ पे बहुत विश्वास था, फर्म फेथ थी कि जो एक औरत है ना वो अगर उसको कंपेयर किया जाए मेल के साथ कि दोनों में से एक बच्चा जो है, लड़का या लड़की जो छोटे होते हैं उनको कौन अच्छे से ज़्यादा अच्छे से एजुकेट कर पाएगा। तो ये बोलते थे जो औरतें हैं वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगी बच्चों को एज़ कम्पेयर टू मैन, मेल के हिसाब से, ठीक है। ये बोलते थे कि जो औरत है ये एक गॉड की बहुत अच्छी क्रिएशन है, बेस्ट क्रिएशन है जो खुदा ने बनाई है। तो इसीलिए इनको हमें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ ये बोलते थे कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम तब तक जो है एजुकेशन बॉयज़ को अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी औरतें जो हैं, वुमेन जो है, उनके लिए भी एजुकेशन का प्रोविज़न ना बनाए। यानी हमें दोनों को साथ एजुकेट करना है, दोनों को एजुकेशन देनी है ज़रूरी, ठीक है। तो ये बोलते थे कि औरत का जो काम होता है एक वाइफ का काम होता है, एक माँ का काम होता है, और बिल्डर ऑफ सोसाइटी, यानी जो बच्चे होते हैं उनको वही आगे जाके सोसाइटी को बनाते हैं ना, तो उन्हीं से फिर आगे जनरेशन आती है। तो उसको वो बोलते थे इस हिसाब से एक बिल्डर ऑफ सोसाइटी है। तो अब अगर उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से चलानी है, अच्छे से करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो बेसिक एजुकेशन है, जैसे कि डोमेस्टिक अफेयर्स में जो एजुकेशन दी जाए कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, कैसे उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग करनी है, उसको कैसे नर्स करना है, नर्सिंग का मतलब हो गया कि उसका ख्याल वयाल रखना, कैसे उसको उसके साथ उसको मतलब अच्छे से बड़ा करना है ना, और उसकी साफ़ सफाई, हाइजीन वगैरह, और उसको जो कैसे जो सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर जो है उसकी नॉलेज देनी ज़रूरी है। तो इनकी भी वैसी ही जो बहुत सारे मेल्स की जो थिंकिंग होती है वुमेन को लेके, वैसी ही कहीं ना कहीं इनकी भी वैसी थी। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम रिलीजियस एजुकेशन पे। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि इन्होंने भी रखा मेन कि औरतों को घर के ही काम करने हैं, जो कि आज के टाइम पे हर कोई नहीं मान सकता है। मतलब नहीं, हर एक का अपना चॉइस होता है ना कि किसको क्या करना है टाइम के साथ। हो सकता है तब एक अलग टाइम था, इनकी तब की सोच अलग थी, और आज एक अलग ज़माना आ गया है। आज हो सकता है अगर आज ये होते इनकी शायद अलग सोच होती। आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं आपकी हो सकता है अलग सोच हो सकती है, मेरी वुमेन एजुकेशन को लेके एक अलग सोच हो सकती है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके अलग सोच हो सकती है, वैसे ही आपके मैन एम्पावरमेंट को लेके अलग सोच हो सकती है। तो वही यहाँ पे फिर होता है। तो रिलीजियस एजुकेशन पे क्या बोलते हैं, तो इनको गॉड और रिलीजन में बहुत ज़्यादा भरोसा था, है ना। ये रिलीजन को, अपने रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और गॉड को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। तो ये बोलते थे कि एक इंसान की जो है, अगर हमें एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है, उसकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर का अच्छा डेवलपमेंट कराना है, तो उसको रिलीजन की स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो रिलीजन होता है एक वे ऑफ लाइफ है कि आप ज़िंदगी आप कैसे जियोगे। देखो जैसे कि हम जैसे बोलते हैं इस्लाम जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वैसे ही जो हिंदू होंगे, हिंदू रिलीजन को जो फॉलो करेंगे वो बोलेंगे कि हिंदुज़म जो है या जो हिंदू रिलीजन है एक वे ऑफ लाइफ है कि हम इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वैसे ही जो क्रिश्चियंस होंगे वो बोलेंगे क्रिश्चियनिटी जो है एक वे ऑफ लाइफ है। तो वैसे ही अपने रिलीजन का बोलते थे कि एक वे ऑफ लाइफ है। तो हमें रिलीजन जो है उसको ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, तभी वो एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो ये बोलते थे लाइफ जो एक अगर रिलीजन के बगैर जिसकी ज़िंदगी होगी, समझो उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो उसके कोई असूल नहीं होंगे लाइफ के, अगर उसका रिलीजन नहीं है। तो लाइफ विदाउट प्रिंसिपल इज शिप विदाउट रडर, एंड अ शिप विदाउट रडर विल बी टॉस्ड अबाउट द प्लेस टू प्लेस एंड नेवर रीच अ डेस्टिनेशन।
तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रडर का, आई थिंक ये रडर का कहना चाह रहे हैं, जो शिप में जो होता है ना, जैसे प्रेशर लगता है फ़ैन की तरह, जो एरिया होता है फ़ैन, आई थिंक फ़ैन का, वो जिससे उसको शिप जो है उसको धक्का लगता है, जिससे वो चल पाती है। तो ये बोलते हैं जो जिस लाइफ में प्रिंसिपल नहीं होंगे, असूल नहीं होंगे, वो समझो आप बिल्कुल उस रडर के बगैर है, यानी उसको कोई धक्का कैसे लगाना है, क्या करना है, वो उसको नहीं वो समझ आएगा। वैसे ही अगर जो शिप होती है, अगर उसको रडर नहीं होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए या जो उसको चलाने के लिए वो जो नहीं होगा वो उसका सिस्टम, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहेगी और अपनी जो सही डेस्टिनेशन है, उसका जो सही जहाँ उसको पहुँचना है, वो नहीं पहुँच पाएगी। तो इसीलिए बोलते थे कि एक बच्चे में जो अगर उसको वर्च्यू सिखाने, यानी सच, अमन के साथ, शांति के साथ रहना, प्यार, क्या, जस्टिस, इंसाफ वगैरह, नॉन वायलेंस वगैरह, अगर ये चीज़ें सिखानी है, किससे आप अच्छे से सिखा सकते हो, रिलीजन से, ठीक है, रिलीजियस जो एजुकेशन है वो दे के। को एजुकेशन के बारे में क्या बोलते थे? को एजुकेशन हो गया, समझो आप कि को एजुकेशन ना, जब आपको मेल और फीमेल लड़कियों और बॉयज़ को, गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ पढ़ाना, उस पे क्या बोलते थे? तो ये बोलते हैं कि एक्सेप्ट करते थे को एजुकेशन ना, कि बॉयज़ गर्ल्स को आप साथ में पढ़ा सकते हो। उसके साथ साथ ये बोलते थे कि he believes that at the primary level and at the high level provisions for co-education can be made। ये बोलते थे, देखो, एक प्राइमरी जब छोटे बच्चे होते हैं और हायर प्राइमरी समझो आप मिडिल स्कूल तक जो बच्चे हैं, वहाँ तक आप उनको प्रोविज़न रख सकते हो, तब तक पढ़ा सकते हो एक साथ। लेकिन उसके बाद जब वो एडोलसेंट हो जाते हैं ना, या टीन एज में आ जाते हैं, जब वो 14 to 15 या उसके बाद वाले, उसके बाद सही नहीं रहेगा इनके हिसाब से कि आप बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ पढ़ाओ। तब हमें क्या करना चाहिए इनके हिसाब से, कि हमें उनको अलग अलग पढ़ाना चाहिए। He has given freedom to every society to opt for co-education or decide against it depending on their environment। तो इन्होंने बोला है कि हर एक सोसाइटी का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, वो अपने हिसाब से कहाँ पे को एजुकेशन देनी है, कहाँ पे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कहाँ पे नहीं देनी है, वो अपने लिए अपना वो एक जो है सिस्टम बना सकते हैं। तो ये था इनका यहाँ पे को एजुकेशन का। देखो, अब मैं आपको एक लास्ट में बता देती हूँ, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पे आपको पूछेंगे आइडियल्स या फीचर्स क्या हैं उसके, तो आपको वही लिखना है ना जो मैंने आपको इससे पहले बोला ना, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट हो गया। वहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे इन्होंने बोला कि कोई एक लैंग्वेज बच्चे को जो उसकी जो मदर टंग है उसमें उसको सिखाना है, वो सारी, या मॉरल जो एजुकेशन है वो देनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आइडियल ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप, उसको एक अच्छा सिटीज़न बनाना है, उसको कैसे एक अच्छा सिटीज़न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसको बतानी है। उसको ऐसी एजुकेशन देनी है कि कल को वो अपना रोटी कपड़ा मकान खुद से वो कर पाए, वो चीज़ें हासिल कर पाए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है हमें बच्चों को। उसके बाद ये बोलते हैं उसकी ज़िंदगी में कैसे वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है, वो सारी उसको सिखानी है। उसको एक टीचर को हमें पूरी फ्रीडम देनी है, वो किस हद तक वो बच्चे को जैसे पढ़ाना चाहे वो पढ़ा सकता है, लेकिन ये है कि वो जो आप मार के पढ़ाओगे वो नहीं करना है। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे बेसिक एजुकेशन में लिख सकते हो प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे में आपको याद रखना है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है बच्चों को, फ्री एजुकेशन देनी है, और कंपलसरी जो एक लेवल, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि 8th क्लास तक हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। फ्री भी नहीं होती है आजकल, तो मैंने रिसेंटली सुना था, एक स्टूडेंट ने बोला था कि 1000 के अराउंड भी फ़ी चले जाती है। हमारे टाइम पे जब मैं थी फर्स्ट या सेकेंड में, तब हमें 100 रुपीज़ देने पड़ते थे साल की, तो अभी तो वो शायद 1000 के अराउंड चला गया है। तो वही है यहाँ पे वो उसको हमें फाइनेंशियली साउंड बनाना है कि वो अपना खुद से चीज़ें कमा सके। उसको हमें इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव उसको बनाना है, कि वो जो है जो भी काम करे वो अच्छे से कर सके। यहाँ पे हमें कोई भी कास्ट या क्लास को जो है वो चाहते थे कि क्लासलेस जो है हमारी सोसाइटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये बोलते थे हमें बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है। ये बच्चे पे ज़्यादा फोकस करते थे, मदर टंग पे फोकस करते थे, और बोलते थे जो कल्चर है उसको जो है प्रिजर्व करना है, और हर एक बच्चे जो हमारी जनरेशन है उसको जो है कल्चर के बारे में पूरी जो है नॉलेज देनी है।
और उसके साथ-साथ ये आइडियल्स जैसे कि कोऑपरेशन वाला हो गया आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक दूसरे के साथ-साथ मिल-जुल के रहना, सच से सच को एक्सेप्ट करना, सच के लिए लड़ना, नॉन वायलेंस वगैरह, इन सारी चीज़ों में ये इन चीज़ों को सपोर्ट करते थे। उसके बाद डीमेरिट्स में आपको याद रखना है कि ये क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा ये बोलते थे कि हमें सिर्फ क्राफ्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर बच्चे को सिर्फ क्राफ्ट के थ्रू ही पढ़ाओगे, आपको लगता है हम इतना ईजिली फिर इतने साल में सारा हम सीख लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है ना, कि आप नहीं फिर सारा क्राफ्ट के थ्रू नहीं पढ़ सकते हो हर एक चीज़। इसके साथ साथ ये बोलते थे कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि क्राफ्ट और एजुकेशन जो है, इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं था, मतलब ये साथ में आप नहीं चला सकते हो। आपको एजुकेशन बच्चे को अलग से देनी पड़ेगी। आपको अगर बच्चे को पढ़ाना है, आप उसको अगर कोई चीज़ें आप जैसे बनाने के लिए देते हो उसको, चीज़ वो बना के आपको लगता है वो फिर उसी चीज़ पे फोकस करेगा ना, कि जो आप उसको बता रहे हो उस चीज़ पे फोकस करेगा। तो वो एक यहाँ पे था। ये अर्बन पीपल के लिए, जो इनकी जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उनके हिसाब से जो है लोग मॉडर्न ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इनके जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उसको वो लोग नहीं मान सकते हैं ना, जो शहरों में रहते हैं। उसके साथ साथ ये सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो है उसको बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी जो और हायर प्राइमरी जो आपका मिडल है उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि रिलीजियस जो नो प्लेस फॉर रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस जो एजुकेशन है उस पे इन्होंने इनके करिकुलम में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसमें तो वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्लीज़ ये वाला पॉइंट आप हटा देना, ठीक है। ये पॉइंट आप नहीं यहाँ पे रखना, क्योंकि ये रिलीजन को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ना। और यहाँ इनका जो टाइम टेबल था वो थोड़ा फॉल्टी था। उसके साथ साथ टाइम टेबल जो इनका है ना वो दे के है यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम टेबल के हिसाब से है ना, अच्छा अच्छा ठीक, टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे जो इनका जैसे 3 घंटे का एक होगा, 40 मिनट का एक क्लास होगा, 40 मिनट का दूसरा क्लास, इस हिसाब से था। तो इसमें यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन के लिए कोई जगह नहीं थी। इनका फॉल्टी टाइम टेबल था, उसमें बहुत गड़बड़ थी। यहाँ पे ट्रेन टीचर्स नहीं थे इनके इसमें, और ये अनसाइकोलॉजिकल है, बच्चे के माइंड पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। जो उन्होंने वैल्यूज़ बोले थे इनके टाइम टेबल में, जो बेसिक एजुकेशन है उसमें वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ आपका महात्मा गांधी वाला जो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो भी ख़त्म हो गया, और ये टॉपिक भी। अब हमारे यहाँ पे जाकिर हुसैन वाले कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है।